Good afternoon and welcome to Quickness Media. Today the Supreme NGO had organized an interactive section regarding RERA and GST bill. We have with us Advocate Amit Mehta, who will guide us and who will let us know about GST and RERA. Sir, बहुत स्वागत है आपका. Sir, there has been substantial increase in corruption like in builder side. So, एक सवाल लोगों से आता है जो मीडियम तबके से आते हैं और एक लोअर मीडियम से आते हैं. वो कहते हैं कि जो हमारे देश के अमीर है वो तो अमीर होते जा रहे हैं, परंतु गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं और उनका फ्यूचर में उनको कोई स्कोप नहीं है भारत में रहने के लिए. और जो लैंड खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो बिल्डर है वही खरीद पाते हैं, परंतु हमारे गरीब के लिए कुछ नहीं पाते हैं. और नई ऐसे रेरा एक्ट आ रहे हैं, GST आ रहे हैं जो हमारे देश के गरीबों के विपरीत है. क्या बोलना चाहिए? ये अपने जो कहा एकदम गलत है. आप देखेंगे कि इस 3 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में जितने भी नए नए लॉज आए हैं ये सब आइदर सबके कंसेंसस को लेके किए गए हुए हैं या हर एक के सहमति से हर एक स्टेक होल्डर्स जो बोलते हैं वो स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करके हुए लिए गए हैं. आप साधारण तौर पे हम बात करेंगे रेरा पे, GST पे योगी जी बात करेंगे, पर रेरा पे आप बोलिए कि रेरा पे एक पहली बार देश में एक स्टैंडर्ड लॉ आया है अक्रॉस द कंट्री जो रियल एस्टेट को रेगुलेट करने वाला है. जिस तरह सेबी रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, उसी तरह अब रेरा रेगुलेट करेगी रियल एस्टेट मार्केट को. पिछले 4 या 5 साल से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चीटिंग एंड फ्रॉड हुए. लोग पैसे देते हैं और उनको घर नहीं मिलता है, या लोग पैसे देते हैं और वहाँ पे घर बनने ही नहीं वाला है. आप देखते हैं कि जो कैटलॉग्स बनते हैं वो कैटलॉग बड़े बड़े आपको टावर्स दिखाते हैं और टावर्स कभी वो फ्लोर तक पहुँचते नहीं है. ये सब को बंद करने के लिए मोदी सरकार ने जो मुहिम चलाई है और इसके लिए रेरा को लोकसभा और फिर राज्यसभा में जिसके चेयरमैनशिप अनिल दवे जी थे उनके अध्यक्षता में ये पूरा नया बिल लाया गया है और ये बहुत ही सक्षम है, बैक टू द रूट्स. और ये सभी लोग स्टेक होल्डर्स है इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग द बिल्डर्स ऑल्सो. आप देखते हैं बहुत बार बिल्डर्सों को भी RT एक्टिविस्ट है वो ब्लैकमेल करते हैं. तो ये सबको एक टू कीप टू द रेस्ट this particular bill has been brought, and I think I should compliment the Modi government, especially वेंकैया नायडू जी जो अर्बन मिनिस्टर है, श्री पीयूष गोयल जी, श्री अरुण जेटली जी एंड अनिल दवे जी जो अब नहीं रहे बिकॉज ही एक्सपायर्ड एट अ वेरी अर्ली एज नाउ जस्ट सम वीक्स बिफोर. ये सबके अध्यक्षता में जो है की गई है रेरा के बिल, इसके लिए ऑल द फ्लैट होल्डर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स विल नाउ बी प्रोटेक्टेड. इससे पहले जो बिल्स थे और अभी जो अमेंडमेंट हो रहे हैं और रेरा आया है, तो ये कैसे हमारे जो मिडिल क्लास परिवार है जो लैंड खरीदते हैं लेकिन बाद में वो फंस जाते हैं, जो बिल्डर से होते हैं वो कार्य पूरा नहीं होते हैं, FSI हो फिर लेयर इंडेक्स हो, तो ये सब खर्चे ने बीच में आती है. तो इसमें से लोगों को कैसे राहत मिलेगा? आप देखोगे पहले के कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा फ़र्क है और ये अंतर ये है कि अगर अभी कोई भी बिल्डर अपना फ्लैट बोलो या अपना लैंड बोलो या अपना एरिया जो है बिल्डिंग जो बनाने वाला अगर बेचने वाला है तो अभी उसको रजिस्टर करना पड़ेगा. ही हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द रेरा. जब तक ये रेरा में रजिस्टर नहीं कर सकेगा तब तक वो मार्केटिंग नहीं कर सकेगा, सेल नहीं कर सकेगा, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकेगा जिससे कंज्यूमर लोग है वो अट्रैक्ट होकर माल खरीदना चालू कर दें. तो ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि आई है ये सरकार ने दी है जो स्टेट में और सेंटर में दोनों जगह पे लागू हो गई है. एंड ऑल द पीपल विल हैव टू अबाइड बाय दिस पर्टिकुलर लॉ. क्या चाहते से करप्शन कम होने का, करप्शन बढ़ते जा रहा है, तो ये रेरा पॉलिसी से करप्शन कम होना चाहिए और ये पॉलिसी कभी तक लागू होगी? ये पॉलिसी 1 मई से लागू हो गई महाराष्ट्र में और करप्शन इज़ नाउ गोइंग टू कम डाउन ड्रास्टिकली. जहाँ पे समझो पहले 100 रुपये का करप्शन होता था तो अब शायद 10 रुपये पे आ जाएगी. तो आई थिंक द करप्शन इज गोइंग टू कम डाउन इमीडिएटली विद 90% बाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेरा एक्ट. तो हमारे दर्शकों को आप रेरा के बारे में कुछ व्यू बताना चाहोगे कि कैसे ये हमारे देश को बदलेगा? रेरा एक्ट जो नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया है और अब महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से इम्प्लीमेंट किया गया है, इससे ग्राहकों को ये कम्प्लीटली सेफगार्ड करता है. और मुझे ये कहकर खुशी हो रही है कि ये सरकार ने ये बहुत ही अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ IAS ऑफिसर मिस्टर गौतम चैटर्जी. और गौतम चैटर्जी और उनके नीचे सेक्रेटरी वसंत प्रभु जी, इनके अध्यक्षता में और सेक्रेटरी के अंडर ये पूरा इम्प्लीमेंट हो रहा है. एंड मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है एंड एज ए एडवोकेट आई एम कन्फर्मिंग कि ये एक बार 4-6 महीने एक बार हो जाएंगे
it will take the roots into the system, or it will become corruption free. The real estate will become corruption free and protecting all the investors in the city, in the state and in this country. सर एक दो बात मुझे सर के बारे में बतानी थी। जो आपने बताया ना कि गरीब लोगों के लिए, मैं ना मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी है ब्राइट रोडर्स है। मैं लास्ट 3 साल से सब बड़े बड़े बिल्डर्स का काम करता हूँ, लेकिन अभी उनके स्मॉल साइज़ के छोटे फ्लैट बजट के 45 लाख 50 लाख 80 लाख 90 लाख के फ्लैट की पब्लिसिटी हो रही है। तो जो हिसाब से मैंने अभी स्टडी किया है कि बड़े हाई-फाई लग्जरियस फ्लैट कम बन रहे हैं, गरीब लोग के लिए ज़्यादा फ्लैट बन रहे हैं। मेजोरिटी सब बिल्डर्स स्मॉल साइज़ के टिकट साइज़ के कम रेट के रेरा के अंडर में आके विथ इन रूल्स रेगुलेशन सब काम कर रहे हैं। अभी 1 महीना पहले मैं दुबई गया था, तो ये रेरा एवरीवेयर है वर्ल्ड में। एक प्रोजेक्ट का पैसा एक प्रोजेक्ट में ही वापरना चाहिए। अपने वहाँ के बिल्डर्स लोग क्या करते थे कि ये पैसा लिया, दूसरे प्रोजेक्ट में डाला, तीसरे प्रोजेक्ट में डाला, ओवर ट्रेडिंग किया और कस्टमर को डिलीवरी नहीं देते थे। इस वजह से भी प्रॉब्लम होता था। तो रेरा का 100% कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। तो जो हमारा सपना है इंडिया को शंघाई बनाने का, सिंगापुर बनाने का, क्या आपको लगता है रेरा पॉलिसी आने के बाद कुछ बदलेगी? मोदी जी जिस तरह से चल रहे हैं वो हिसाब से धीरे फॉरेन की सब चीज़ अपने इंडिया में आ रही है। टैक्स की, डिसिप्लिन की, स्वच्छता की। अभी इंडिया इतना बड़ा कंट्री है तो उसको चेंज होने में टाइम लगता है और परिवर्तन संसार का नियम में परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन इंडियन पब्लिक जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और जैसे एक्सेप्ट करेगी 4-6 महीना 12 महीने में रेरा, GST और 1 कंट्री 1 टैक्स, सब टैक्स की मगजमारी से बचना और जस्ट खाली स्मूथ होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए और व्यापारी लोग के लिए विश्वास में लेके अगर किया जाए तो ये चीज़ बहुत अच्छा स्टेप है। सर पहले हम सर्विस टैक्स से बहुत थक गए थे, अभी GST आ गया, ये आम जनता का जो परेशानी और बढ़ा रहा है। तो आम आदमी ये जो आम आदमी है हर जगह से फंस चुका है, तो GST कैसे हमारे देश को प्रगति दिलाएगा और एक रेवोल्यूशन हमारे देश में कैसे होगा? सर मैंने बताया ना, वो टैक्स से पहले वो सब टैक्स निकल के एक GST आ रहा है तो ऑटोमेटिकली सबका काम कम हो जाएगा। अभी नया इसलिए सबको बहुत नया तकलीफ वाला लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तकलीफ लगा जैसे कंप्यूटर आया या कोई भी चीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई नहीं, तो सामने लोगों ने बोला कि ऐसा हुआ, लेकिन बाद में वो चीज़ अच्छी साबित हुई। हो सकता है ये भी अच्छी होगी क्योंकि इससे देश भी सुधरेगा, वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम भी बड़ा होगा और इकोनॉमी अपनी सुधरेगी, लेकिन 6-12 महीना लगेगा इसका। टैक्स का रेट तो बढ़ चुका है, अभी आज हम खरीदेंगे उसका टैक्स का रेट बढ़ चुका है। जो हम टैक्स सरकार को देते हैं इससे काफ़ी सारा जो मुद्रा है ये करप्शन में चले जाता है, या फिर रोड बनाने में हो या फिर बिल्डर में काफ़ी सारा करप्शन जाता है। तो भी जो आम जनता जो टैक्स भरती है ये परेशान है, तो इसकी राहत कैसे मिलेगी? मोस्टली आजकल तो सब जगह पे CBI, ED सब है, तो लोग आजकल करप्शन करने से डरते हैं और थोड़ा बहुत तो हर वर्ल्ड में भी होता है, लेकिन उसका तो जरिए अभी गवर्नमेंट रास्ता निकालेगी कि जनता के पैसे का सेफ्टी कैसे हो जाए और लोगों को तक ये पैसे का सेवा उनको मिल जाए। ओके, तो सर आप स्पेशलिस्ट हो GST के, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे कि GST के बारे में कि क्या बदला और क्या रेवोल्यूशन हमारे देश में आएगा? मैं स्पेशलिस्ट हूँ GST का, मैं काम बिजनेस मैन हूँ, मैं ब्राइट आउटडोर का ओनर हूँ, CMD यूपी। लेकिन मुझे लग रहा है कि GST और रेरा अच्छा है और पब्लिक के बेनिफिट वाला, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। थैंक यू सर, थैंक यू। इंटरेक्शन सेशन होते हैं GST और रेरा के रिगार्डिंग हमने देखा है, लेकिन ये जो सेशन है ये ग्राउंड लेवल पे नहीं होता, जैसे हमारे मीडियम क्लास के लोग हैं और लोअर क्लास के लोग हैं। तो GST के क्या प्रावधान है, उसके क्या एडवांटेजेस है, ये कभी ग्राउंड लेवल तक पहुँचता नहीं, परंतु ये हाई सोसाइटी के लोगों तक ही पहुँचता है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? GST अभी आया है। जो छोटे लोग हैं उनको तो GST बड़े ज़्यादा मालूम ही नहीं है कि GST क्या चीज़ है। जो बड़े लोग हैं जिनके पास खर्च होता है, जिनका बड़ा बिजनेस है, बड़ा दिखता है, जिनको फ़र्क पड़ता है, उनको चिंता होती है, तो वो लोग इसके बारे में ज़्यादा विचार करते हैं। आज का सेमिनार है GST का है और रेरा का है। मोस्टली जो है हाउसिंग वाले हैं, बिल्डिंग वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, डेवलपर्स हैं, उनको सबको फ़र्क पड़ता है। इसलिए उन लोग सबको इकट्ठा किया कि समझें कि सच्चाई क्या है और इसके अंदर कितना कुछ मतलब फ़र्क पड़ने वाला है, असर होने वाला है। मेरे ख्याल में रेरा जो है ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। रेरा की ज़रूरत भी नहीं थी असल में। तो अभी ऐसा है कि हमारे ज़माने में हम 50 साल प्रैक्टिस करते हैं, आज से 40-50 साल पहले कितनी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। बिल्डिंगें बनी तब सब अपना आर्किटेक्ट प्लान पास करता था, बिल्डर प्लान पास करा के सब एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट होता था, ठीक से काम होता था, उनको डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते थे, फ्लैट डिलीवरी करते थे। आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत सी बिल्डिंगें बनी हैं। तो अभी कैसा हो गया, कुछ थोड़ा बहुत महंगाई ज़्यादा हो गई, कम ज़्यादा हो गई करने की वजह से प्राइसेस बढ़ गई,
थोड़ा बहुत बिल्डर बिजनेस कमेटी के अंदर थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हुआ तो लोगों को तकलीफ होनी शुरू हुई। इसलिए सरकार ने नया रूल निकाला है रेरा करने के लिए, रियल एस्टेट को उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी बनाई है ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो। अदरवाइज मेरे ख्याल में अगर फेयर बिजनेस करे तो कुछ तकलीफ नहीं है। रेरा इज पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ फेयर बिजनेस। जीएसटी में जो अभी आया है तो जीएसटी जो होने से जैसा साहब ने समझाया है कि भाई सब आसानी हो जाएगी, आपकी जो मल्टीपल टैक्स पे करने पर निकल जाएंगे, एक एक जगह टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे कंज्यूमर को लगता है कि मैं एकदम टैक्स पे कर रहा हूँ, पर पहले भी टैक्स पे करता था, प्राइस पे करता था, एक्साइज पे करता था, बाकी पे करता था, अलग अलग पे करता था। अभी वो एक दफ़ा इकट्ठा पे करना पड़ेगा, इसलिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बिल्डिंग में जीएसटी लगने वाला है, कोई उसके मतलब कोई उसको रुकावट नहीं है। एक दफ़ा दिया कोई बात नहीं है। पहले भी देता था कोई, पहले स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा, प्राइस पड़े मिलते थे, एक्साइज भरना, मटीरियल लेना, कॉस्ट होता था, कंस्ट्रक्शन में सब करना पड़ता था, वो सब नहीं करना पड़ेगा, एक दफ़ा खर्च पे करना पड़ेगा। ये बड़ी मुश्किल की बात है और ये होना भी चाहिए। ऐसा करने से आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम लगेगा, नया चीज़ है, लोग समझ जाएंगे। सुरेश और आप एक बिजनेस सुरेश जी, ये जो रेरा और जीएसटी आए तो क्या ये जो पॉलिसी बनाते हैं ये हाई प्रोफाइल लोग हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बना के बनाते हैं, और ये जो डिस्कशन भी होता है तो टॉप बिजनेसमैन के बीच में होता है। तो अभी जो हमारे लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास में ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमारे आबादी भी रूरल एरिया से और मिडिल क्लास और लो क्लास से ही आते हैं, तो इनको कैसे बेनिफिट होगा जीएसटी का और रेरा का? अब जैसे कि आपने सुना अभी हमारे श्री पीयूष गोयल साहब ने बताया कि जो गरीब लोगों के लिए भी जीएसटी का उसका स्लैब अलग है, और जो बड़े चीज़ें जो BMW या मर्सिडीज़ कार खरीदेंगे उसका भी स्लैब अलग है। तो इसलिए ये 0% से जीएसटी स्टार्ट हुआ है, 5%, 12%, 18%, 28% तक है। तो ये जो आम आदमी के लिए ये बनाया हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए ये जीएसटी बनाया हुआ है। तो जो छोटे छोटे चीज़ें जो गरीब को या आम आदमी को लगते हैं उसके ऊपर उन्होंने कम लगाए हैं, और जो लग्जरी आइटम है उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा रखे हैं। तो इसलिए सरकार ने ये उसको ध्यान में रखते हुए ही किया हुआ है और बैलेंस किया हुआ है जीएसटी मेरे हिसाब से। अभी मैं रेरा के बारे में बताऊंगा। जो पहले माल प्रैक्टिस होते थे, जो डेवलपर्स चीटिंग करते थे, जो कुछ ख़राब डेवलपर इंडस्ट्री में थे, उन सब के लिए ये रेरा आया हुआ है कि अभी हर एक प्रोजेक्ट को उनको रजिस्ट्रेशन करना है, उनको हर जानकारी देना है, बिल्डर के बारे में हमको जानकारी देना है। ये कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा हो गया है, जो वो वेबसाइट में जाके सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो रेरा में ये अभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा शुरुआत है। अभी आगे आके जैसे जैसे देखिए कैसा उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चीज़ है रेरा। सर आप एक सीए हैं, तो सर हमारे जो भी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी होते हैं हमारे देश के, तो ये बहुत हिडन रहते हैं, तो ये डिस्क्लोज कभी हो गया, और हमारे देश में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है ये ट्रांसपेरेंट कभी होगा? आई थिंक जीएसटी के आने के बाद ट्रांसपेरेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी सेल करता है और कोई भी परचेस करता है तो इनको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। वो इनवॉइस अगर आप जीएसटीएन साइट पे अपलोड करोगे, अगर आप सेलर हो और आपने अपलोड कर दिया, और से फॉर एग्जांपल यू आर अ परचेजर, राइट, तो अगर मैंने सेल का इनवॉइस अपलोड कर दिया जीएसटीएन पोर्टल पे, अगर वो परचेज में नहीं रिफ्लेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिक थ्रू सॉफ्टवेयर पॉपअप आ जाएगा और मिसमैच आ जाएगा। उसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन जो आप बोलते हो हिडन है, छुपा हुआ है, वो ओपन हो जाएगा, और सेलर जो सेल पे जो टैक्स भरेगा उसकी क्रेडिट परचेजर को मिलेगी। सो अब जो हिडन वाला जो मामला है, तो 30 जून तक जो हिडन था, छुपा हुआ था, वो ओपन होने के 100% चांसेस है। ओके सर, हमारे जो करेंसी थे, करेंसी बदल गए, जीएसटी पास हो रहे हैं, रेरा आ गए अभी, तो इंडिया का जो हमारा संकल्प है सिंगापुर और शंघाई बनने का, तो ये कभी तक पूरा होगा, और क्या भारत में एक नया रेवोल्यूशन जन्म लेगा? आपके क्वेश्चन में आंसर करूँगा, कभी होगा और क्यों होगा और कौन से दिन को होगा, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, राइट? नहीं, अब जो पॉलिसी सुनो आपने मेरे को क्वेश्चन है। सेकंड है कि जो जरा से रेरा का मेरे को पता नहीं, मैं जीएसटी का एक्सपर्ट हूँ, तो जीएसटी के बारे में बोल सकता हूँ। जो हिसाब से अभी वन साइडेड ट्रांजैक्शन होते थे, काफ़ी सेलर्स थे, रिटेल में थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, मगर ये इनवॉइस अपलोड करने की वजह से वो इनवॉइसेस सारे जीएसटीएन की वेबसाइट पे आ जाएंगे। सेलर अपलोड करेगा तो कंपलसरी परचेजर को भी करना पड़ेगा, परचेजर करेगा तो सेलर को भी ओपन जो
इन्वॉइसेस अपलोड करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाएगा। इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस बढ़ेगी। तो शायद अब दिन दूर नहीं है कि हम शंघाई, सिंगापुर की से बड़ा नाम मुंबई, महाराष्ट्र या इंडिया का हो। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। आपका क्या ओपिनियन है रेरा और जीएसटी में? देखिए, जो जहाँ तक रेरा कंसर्न है, इट इज़ अ वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली एक्ट जो आया है। तो ये एक्ट काफ़ी पहले एक्चुअली आ जाना चाहिए था, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट जो अटके हुए हैं और जो इन्वेस्टर जिनके पैसे अटके हुए हैं, जिन्होंने फ्लैट खरीदे हुए हैं, तो उनको बेनिफिट ये बहुत पहले मिलना चाहिए था। ठीक है, अभी आ गया है रेरा तो अच्छा है। तो अभी बिल्डर्स घबराएंगे कि वो किसको चीट नहीं करेंगे। प्लस कंज्यूमर विल बी जो डरते थे कि फ़्लैट बुक करें नहीं करें, अभी वो अच्छे मन से बुक करेंगे कि उनको मालूम पड़ेगा कि दे आर प्रोटेक्टेड। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ कंज्यूमर को फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू। He's Mr. Mac Ajani. Okay. अपना परिचय एक मिनट से आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। और से ये जो जीएसटी और रेरा का जो नया मूवमेंट आया है हमारे देश में, नया लॉ पास हो रहा है, तो क्या बेनिफिट हमारे देश को होगा और क्या एक नया रेवोल्यूशन हमारे देश को देखने को प्राप्त होगा? मैं मैक अजानी, NRI सेल, बीजेपी मुंबई प्रेसिडेंट, जीएसटी का और रेरा का स्वागत करता हूँ। और जिस तरह से आज का ये इवेंट हुआ है और ऑनरेबल श्री पीयूष गोयल जी ने इसको डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया है। और एडवोकेट अमित मेहता जी और इनकी पूरी टीम हर हमेशा खड़ी है हमको समझाने में, देश को समझाने में, और हर क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है यहाँ पे। आज का ये इवेंट इतना सक्सेसफुल हुआ है, जो हर व्यक्ति को समझ में आया, उनके सवाल के जवाब दिए गए, और आगे भी इसके ऊपर पूरा प्रयास किया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो बीजेपी सरकार है, ये इसमें प्रतिबद्ध है कि हर सवाल का वो जवाब दे, सेटिस्फेक्शन हो और देश की तरक्की हो। इसमें मैं इनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। NRI सेल की तरफ से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और सम्मानित किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच। करेक्ट। The first way you will not receive the occupation certificate, then you have to register. But there is a 90-day window which they are trying to extend. You know, builders are saying that they want to extend to August end. So that period is not applicable. The date is first May. Is it right? That's right. Yeah, that's right. The other thing is, the builders, you know, as per before registration, as I understand, for the under construction project, it is prescribed that the builder will have to agree to pay for delayed possession same rate of interest in their rate, right? This is one of the conditions of construction. But sir, builders also play, you know, dirty tricks that, you know, they extend by 1 year. That the date of possession is say 1st December 15, but they say that they ask for 1 year, you know, 1st December 2016, they ask for 1 year extension. So what is the date that is applicable for consideration of possession? The total period can be up to 5 years. Project period. So if there is a genuine then the RERA committee would consider that. So there will be some complaint, will go and complain to the RERA authority that is delayed my project. Right. So the RERA authority would obviously consider depending on the genuine delay. The genuine delays could be for force majeure also, or the VMC is delayed some licensing or some statutory licenses which has also NOCs because of which the project is delayed. That they will be considering depending on the genuine delays. Sir, the project is long duration, but the agreement itself provides for 1 year extension for consideration of project. That is possibly there because there are so many delays happening at that project. I just want to ask one question about the RERA only. We take all the precaution and the builder has been registered in RERA and all, but suppose he becomes defaulter, who is the competitive authority and what is the time limit the authority has to give it? Otherwise, there is no benefit of the RERA if the time drags out, even the builder becomes defaulter. That's a good question. Yeah, what can I answer this? Sir, connected with that question. Is it connected with it? Yeah, connected. Hello. I just like to know the redevelopment which is going on at present. Are they also, if they are included in the RERA? The terms and conditions what is there in that our development agreement will be continued. Specifically, the
little time because there is particularly the developer have given us a position by the cent it will be given. Can he extend that position in the RERA? Or he has to fix up to that whatever is the DA has been mentioned. Whatever is mentioned in the DA, and the DA is a registered DA, it will be as per the DA only. But suppose in the RERA, can he change the law? He will have to register under RERA. All the documents only they have to upload in the RERA. If there is a junior DA, he will have to seek a permission. But he can extend the date of position. He can extend provided there is a junior DA, and which the committee will consider. And I come to this question. Please understand now, after RERA has come into effect on 1st of May, the civil courts in this country will have no jurisdiction. Now it will be only RERA tribunal as one. Secondly, it will go to the consumer court also, parallel. And then your RERA appeal court. And then your high court and then Supreme. Sir, good afternoon. Connected to this, under MCS Act, there is a provision of cooperative courts. Now we are told that for violation of RERA, there is a provision of to imprisonment up to 3 years. Whether these cases will be referred to cooperative courts or to the civil. Cooperative courts have no jurisdiction. Cooperative is only for cooperative matters, not for construction, property, and development. Okay. Thank you, sir. So that means again it is going to be the RERA. No, the RERA tribunal, I am about to complete that. The time will be 60 days. In 60 days, you have to wind up it. It's time. It's time. Anybody? Yeah. I need 2-3 questions more we can ask. Yeah, Hemant Bhai, what ask? In case of the defaulting member of the society, now henceforth, which authority will to effort for the recovery? Deputy register. There is nothing with the RERA. It is deputy register. Deputy register only, not to court also. The court will take depends upon the type of the violation, but the first step is always be deputy register. My question is for GST connected with the RERA. Now, under GST, with the uncompleted building, that is under construction building, you are charging 12% GST. Previously, you are paying only 6% roughly, you can say 6% more. But you are giving a rebate on that. But that rebate on the higher cost plan is hardly coming to 1% of less than 1%. So what is the solution of it? I think because you are giving rebate only on the steel and the cement. Or whatever inputs are there for constructing. That is only two things. No labor, no land cost. But whatever cement, steel and other baby, chuna, whatever भी जो भी लगता है, that is the major cost of input. तो जो भी मिलेगा, जो होगा कि अगर लगेगा वही मिलेगा ना सर? जो नहीं लगेगा वो कहाँ से मिलेगा? Next question, suppose you are buying a bag of 50,000 rupees square feet. Construction cost is hardly 4,000 rupees. So whatever the rebate you get on the 4,000 rupees, not on the 15,000 rupees. You have not covered the land cost as well as the labor cost and the profit. Right. What you say is correct. Land or building prices are always determined by demand and supply. If you are not in Mumbai, you are in transport, it will benefit you. I agree with you. In the rural area, it is more, but particularly profit is not. So calling you up, where you want to stay in Mumbai or Kerala? I am saying. Hi, my question is not as question of the RERA question, it's a pure GST question. I think the CA can answer that. We are into retail as well as e-commerce retail, but I don't have clarity on how the e-commerce section of the GST will be paid. The last that I have heard is that if I am selling on a marketplace, let's say Amazon or Flipkart, the amount of GST that is charged for the transactions is going to be held up with the marketplace. And the marketplace is going to then, after my return filing, is going to forward it to the government or the authorities. Is that the way it is going to happen? Because I don't understand. Is it after the month that they will forward that tax amount to us and then we file our return? Can you please share
the question. You have any question taken in retail also or only for e-commerce? I think you mentioned two things, retail and e-commerce. Just, I mean, we are in the business of both. The thing is, when we have to file our return, we will have to, let's say, if the e-commerce payment is going to go to them, then at that much amount will have to adjust in my physical retail. That's why I will go. I have understood your question. You will be selling to an e-commerce operator like Flipkart and Amazon. So under this provision, there is a tax collection source, which new provision has come. It was not the current indirect tax law like VAT, excise, or CST. Under this provision, whatever amount of goods you sell to an e-commerce operator, they will deduct 1%. Right? They must have collected or they will be in the process of collecting your GST number under the business which you must collect. Right? So 1% say for out of 100. 1% will be deducted by them and will be credited in your retail account to the GST portal. So whatever 1%, say for example your value of goods is 100 rupees. Right? So you are entitled of 100 rupees payment from Amazon. You are paid stage 1. You come to stage 2. They will deduct 1% collection of tax and so we call it as a TC. So 100 minus 199, they will credit to your bank account. 1 rupee whatever is there as TCS, which is you have paid tax to the government. Right? So that 1% will be credited in your GST account. And whatever total sales you made with the Amazon Flipkart and on the retail counter, you must pay the retail shop somewhere, right? In local one. So both the sales will be included. Whatever sales collected tax, GST collected, you will get deduction of whatever sales you made to Amazon Flipkart of that 1 rupee, and on balance amount you will pay the tax. You will not pay tax out of your pocket. You will get a tax credit. So it is something like you have bought from me that item. You have paid GST to me, right? So same thing you will get the credit of that 1% in your GST account. Okay, I get 1% credit. Yeah. So whenever you see your August 1 GST account, you log in with your user ID and password. You will see 1 rupees credit. If you don't get 1 rupees credit, please contact the helpline of Amazon. And this is input credit across the right? Because I'm in the garments which does not have input credit. No, and in the garment it will start from 1st July because the garment has even the value system. Goods value more than 1,000 will have 12%, which has less 1,500. And fabric is something like that. So whatever fabric you purchase, you will get credit of 5% of the GST. Whatever you pay. I think I'll I will request Terna sir to give your views on RERA. Whatever sir, I will request you. Just a minute. What is your views on RERA? Just conclude. What kind of activity है? RERA के बारे में आप पूरी समस्या को बता रहे हैं, उसी पर ही बात है। आज के इस बात के लिए अंदर खरीद क्या था डॉक्यूमेंट है उसका, या उसका प्रॉपर्टी है, या उसका स्टेट है, या लोन है, या सेविंग है, वो सब आर्टिकल क्या देते थे, वो आर्टिकल पता है। पहले भी आता था, पेपर लोग करते थे, काम करते थे, सर्टिफिकेट करते थे, सब करते थे। और ये बीच में ज़्यादा हो गया कि इतना लोग ठीक किया व्यवहार किया तो RERA आ गया। अगर आर्थिक स्टूडेंट भी है तो RERA भी क्या होता है? RERA भी ऑपरेट थिंग, आपके कोई डॉक्टर काम करना है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने बनाना है, चोरी करना है, पैसे लेने हैं, कुछ रजिस्टर करना है, वेरी कॉमन थिंग। पहले क्या लोग करते थे, कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े सब काम हो चुके हैं। तो अभी जरा बिल्डर लोग थोड़ा सा होशियारी थोड़ी यहाँ वहाँ गवर्नमेंट ने निकाला, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। RERA इज वेरी ऑर्डिनरी थिंग टू उल्टा अच्छा है पर्चेजर के लिए, फ्लैट लेने वालों के लिए अच्छा है, उनकी सेफ्टी है उसके लिए, खाली बिल्डर को तकलीफ होगी क्योंकि उसको जरा गलती लोग काम होना पड़ेगा, पूरा सुविधा देखना पड़ेगा। पहले नहीं करते थे, ट्रैक्टर रखना, पेन रखना, कंप्यूटर रखना, सब चीज़ें रखना, एक काम और हो गया है। आर्किटेक्ट जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आर्किटेक्ट और लोगों को बिल्डिंग सेट करनी पड़ेगी कि
ये बिल्डिंग की बिल्डिंग बनाई है, बराबर ठीक से बनाई है, प्रोफेशन बनाई है, जो भी थोड़ा सा प्रोसेस बनाई है, बिल्डिंग ठीक है, सब अच्छा है। नहीं तो आश्चर्य पड़ा है, तो आर्किटेक्ट आपको दूसरा करने का बिल्डर को बिल्डर को सेटिंग कैसे मिलता है, आपको सेटिंग करता है तो अगर आपके गलत सेटिंग मिल गया तो आपको पड़ा है, आपके गलत एरिया सेटिंग मिल गया तो आपको पड़ा है। आर्किटेक्ट जो वही पड़ेगा इसका एलिवेटर से क्या बात वही थी बढ़ कहाँ गई बड़ी पड़ेगी सब बड़ी पड़ेगी। जीएसटी के बारे में आप बोलते हैं, जीएसटी बिल्डिंग के साथ जीएसटी बाकी तो है जीएसटी आपको बिल्डिंग के जो लगेगा है जो ऑप्शन आप समझिए आपको 12% लगने वाला है तो उसमें कोई सुधार नहीं है। आप समझिए कि प्राइस बढ़ गई, बाकी ये बिल्डर लिखेगा उसके आपके हिसाब से प्राइस डिमांड के हिसाब से प्राइस कम करेगा, ज़्यादा करेगा, ज़्यादा डिस्काउंट देगा। तो देता है कि आपको डिस्काउंट देते हैं, आपको वो सिर्फ डिस्काउंट देता है। ये सरकार ने जो होता है जो सरकार को पैसे चाहिए आपको सरकार से जाने के लिए वो उनको मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी भी एक ऐसा आइटम है जिसको सरकार का व्यवहार किया है, वो टैक्स लगेगा कुछ दूसरी की जरूरत नहीं है, आपको देना पड़ेगा। कोई आपको पुस्तकें 4-5 फर्क पड़ेगा, वो बिल्डर आपको देगा शिकायत कीमत को फर्क आप अपनी बिल्डिंग क्यों बढ़ाइए, आप लाभ सोसाइटी है, आपको बिल्डिंग भी डेवलप करेंगे, जो आपको देना पड़ेगा In fact, we are trying to undertake some repairs, and if that comes in the GST, we could take a set of as well. Right? Yeah, it is. Unless you provide to have a bill with the GST. That you do. Yeah, otherwise then DUG explained, it will come under reverse charging and you pay society. As your taxpayer will pay the tax, and once your tax is being paid, you will get credit for it. Perfect. Thank you. One question. You are telling the limit of 20 feet. Can you? So I got a small question. Yeah, sure. Is regarding redevelopment building. Is the RERA applicable in the whole? RERA, you to shop. Please ask. It is applicable, and as far as the same component is concerned. Same component. There are two aspects. One is the rehab part, and one is the state part. On the rehab part, it is applicable only of IOD is received, and the intimation has to go to the RERA office for registering by developer. And the sale component, obviously, before you start marketing the product, you have to go and register the RERA. It has to be insured, it has to be registered. It has to be registered, but the phase is different. The phase is different. One question from the society is what I have got regarding the GST is that the slab is for 20 lakhs per building, right sir? But some society managing committee was asking me a question that if they can separate that property tax and everything in another bill and put the maintenance all in one bill, so will that come below 20 lakhs or that has to be added to the property tax? And same related to this only. Related to this only. Suppose society is very small. Suppose society is small, only 10 or 12 members, and one part in this GST is that your bill is 5,000 rupees or more, then you have to pay the GST. But in that case, our turnover is not going to cross the 20 lakhs. So in that it is applied or not applied? According to me, here service tax, the exemption was 5,000 per member or more or rupees 10 lakhs. The definition was off. So according to the GST also, if you have a turnover of rupees 5,000 per member per month and your turnover is not exceeding, according to my opinion, it should not be society should not be subject to GST. Thank you. Yeah, I think I explained to the gentleman also. I will repeat it again. If you have any
usually society will have income under 3 acts. One is the regular or maintenance income, second will be contribution toward various funds. But there is a controversy here. It should be subject to tax also. But for payment of taxes, whatever collections are made, I think there is a lot of clarity and there should not be any GST collected on this thing. Hello, sir, I would like to ask one question regarding the GST on purchase of flats. Why there is no slab? If somebody is purchasing a flat only for 5 lakh rupees, he has to pay 12%. And even if he is purchasing 100 crore flat, 12%. So poor people are very affected. Previously there was a service tax rate 4.75. Now we have increased the registration charges, the stamp duty. Why that has not been abolished? The stamp duty. When you are abolishing all the levies, all the taxes. Now here poor people, just listen, has to purchase a flat for 5 lakhs. He has to pay 20%. 1 lakh on 5 lakhs. So why there is no slab system? If you are purchasing a flat for 10 lakhs, there should be 2%, 3% like that. You have put flat rate 12%. So poor purchasers are suffering a lot. Why there is this incentive? Why stamp duty is not abolished? You have abolished service tax. Wait, why stamp duty? He has to pay 20%. In spite of 10, it has not doubled. So poor people, those who are purchasing a flat for 10 lakhs, they have to pay 1 lakh more. What benefit they are getting? You are talking about the poor people at large. They are suffering by GST. Only rich people are benefited by the GST. So please explain why there is no slab system. I'll divide your question to 2 points. Right. First part is abolition of stamp duty, right, and registration charge. That question should have been ideally gone to PUC and even landowner register and right. Second thing, you in the current regime as on today, if you register and pay stamp duty tomorrow, say for example, you buy an land, right? As on today, also there is no service tax on a complete property, which has complete service. Occupation service. That is what the law is on today. So under GST also, if there is property which has occupation certificate, it is not subject to GST. Only one listen to me. I listen to you. That's to listen to. Right. In the current regime, service tax is 4.5. Plus 1%. 1% VAT is there. Hello. Mic दीजिए. वो बैटरी का. Hello. Hello. Okay. I'm audible enough to you? Speaker क्या है? Mic In the current regime, you are paying 5.5% from 1st July onwards. 4.75 plus 1%. So I'm totally approximately it will be 5.5 और 5.75. या मैक्सिमम सर हम देख लो 6% हो, बरोबर है. करंट में 12% हो जाएगा. आज भी आप फ्लैट रीसेल में लेते हो या फ्लैट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. एक मिनट सुनिए सर, मेरी बात सुनिए. GST में भी नहीं होगा. सो एक ही चीज़ पे ऐसा नहीं है कि टैक्स बढ़ गया है. सेकेंड चीज़ वो है कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते थे, पहले 5.5-6% भरते थे, अभी 12% भर रहे हो. अगर आप 12% भरते हो तो उसके सामने बिल्डर को जो इनपुट्स है, सीमेंट, स्टील, रेती, चूना, फलाना टिकना, जो भी आइटम्स हैं उसकी क्रेडिट मिलेगी. इसकी वजह से गवर्नमेंट का सोचना ऐसा है कि आपका जो 12% वो चार्ज करेगा और जो इसको इनपुट क्रेडिट मिलेगा वो सब्सटेंशियली 5-6% के नीचे हिसाब से टैक्स आना चाहिए. वो हिसाब से बिल्डर की प्राइसिंग कम होनी चाहिए. GST के अंदर भी उन्होंने एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज लिखा है कि टैक्स रेट के बदलाव से अगर किसी को फायदा होता है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं भी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, अगर टैक्स के बदलाव से मेरे को फायदा होता है तो मेरे को मेरी प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिक मेरा टैक्सेशन कम हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी. तो यूजी ने जैसा बोला सेल रजिस्टर बनाओ, सेलिंग प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिक टैक्स कम हो जाएगा. लॉजिक उसका वो है. व्हाट हैपेंस व्हेन यू बाय अ फ्लैट, तो वो क्या बोलता है GST टैक्स है आपको भरना है, 12% भरना है आपको. वो कॉस्ट डाउन करने के बाद GST जो भी ऊपर वैल्यू उनको रेट क्रेडिट मिलेगा 1 जुलाई के बाद जो भी उनके स्टॉक में बड़े इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है
और जो फ्लैट बेचता है उसके सामने उसको सेट ऑफ मिलेगा। एक मिनट सुनिए मेरी बात, उसके लिए उनकी जो सेलिंग प्राइस है फ्लैट की वो कम हो जानी चाहिए, राइट। तो डिफरेंस गवर्नमेंट के हिसाब से वो 6% के आसपास आना चाहिए, प्राइजेस कम होनी चाहिए। एंटी प्रॉफिटरिंग करके एक क्लॉज है उसके अंदर, जो काफ़ी उन्होंने प्रिंट मीडिया में, टेलीविजन में हर जगह पब्लिसिटी दिया हुआ, मगर वो कौन सा टैक्स एबोलिश होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो मेरे हाथ में नहीं है। एक क्रिटिकल क्वेश्चन है मेरा, समझो जिसने मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, आफ्टर ओसी कोई टैक्सेस पहले भी नहीं थे, तो उसको मैनिपुलेट मत कीजिए, अभी भी नहीं है, उसको साइड में रखिए आप। जो परचेज अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं उनको भरना है, ठीक है ना। 12% क्यों आप चार्ज कर रहे हैं गरीब को? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, परचेजर को क्या इनपुट मिलेगा वो बताइए। परचेसर को नहीं, बिल्डर को मिलेगा ना। अरे बिल्डर से लेके अब मैं परचेजर भर रहा है या मैं नहीं भर रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा रे। उसके ऊपर एंटी प्रॉफिट करेंगे। सर मेरा जो क्वेश्चन है, आप देखो पेपर में हर रोज आता है, बढ़िया जी का इंटरव्यू देखो। सर मेरा क्वेश्चन है, जिन्होंने ऑलरेडी प्रपोजल हमारा ले लो We welcome Purmur Avarji from Giants President of Giants International. Please take a photo of from Celebrations Club. આવી જાઓ ને મૌલિક અરે અમિતભાઈ આપણા જ છે ને, અરે તમારે તો હું ક્યાં ના પાડું છું.